अब हम समझेंगे खड़ी बोली ब्रजभाषा तथा अवधी की तुलनात्मक विशेषताओं को। राइट, कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर खड़ी बोली ब्रजभाषा अवधी इन तीनों के बारे में बताया है कि इनका उद्भव कैसे हुआ, कौन से उपभाषा वर्ग में ये रखी जाती हैं, इनका भौगोलिक विस्तार संबंधी विशेषता क्या है, साहित्यिक विकास कब कब हुआ इन तीनों का, और इन तीनों में यहाँ पर तुलनात्मक विशेषता बताई गई है। लेकिन साथ में इनमें क्या है, अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। राइट, देखिए खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से माना जाता है, कैसे हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से माना जाता है खड़ी बोली का उद्भव, और ब्रजभाषा का माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से। राइट, और इसी तरह अवधी का उद्भव माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। और खड़ी बोली का जो उपभाषा वर्ग है उसमें माना जाता है पश्चिमी हिंदी का प्रतिनिधि रूप, और ब्रजभाषा में पश्चिमी हिंदी से संबंधित लेकिन अवधि से अत्यंत निकट। राइट, ब्रजभाषा का, और पूर्वी हिंदी उपभाषा का प्रतिनिधि रूप, ये जो है उपभाषा वर्ग है अवधि का। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो खड़ी बोली का केंद्र जो है वो मेरठ है। दिल्ली से देहरादून तक तथा अंबाला से हिमाचल के आरंभ तक इस संपूर्ण क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है, विस्तारित हुई है इस भौगोलिक क्षेत्र में इनमें। राइट, और ब्रज भाषा की बात करें तो पूरा का पूरा ब्रजमंडल का क्षेत्र मूलतः मथुरा, वृंदावन, आगरा में बोली जाती हैं, और हरियाणा के भी कुछ भागों में बोली जाती हैं जैसे पलवल, होडल इत्यादि में ब्रजभाषा। राइट, और अवधी लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, और विदेशों में भी अवधी का प्रचलन है जैसे फिजी और त्रिनिदाद जैसे देशों में अवधी बोली जाती है। राइट, फिजी और त्रिनिदाद जैसे विदेशी जगहों पर अवधी का बोलबाला है। साहित्य की बात करें कि इनका साहित्यिक विकास कैसे हुआ, तो देखिए खड़ी बोली का 19वीं सदी से पूर्व विशेष नहीं, लेकिन सिद्धनाथ, खुसरो, रहीम, संत काव्य दक्षिणी हिंदी में आरंभिक रूप हमें देखने को मिल जाता है इनके काव्य में, और 19वीं सदी से इसका तीव्र आरंभ माना जाता है। अब कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है इसमें, आज हम इसका मानक परिनिष्ठित रूप ही स्वीकार करते हैं और उसी को हिंदी का मूल आधार भी मानते हैं। राइट, जिससे पहले इस बड़ी प्रतिस्पर्धा रही इसके विकास में, लेकिन आज वैसी नहीं है, क्योंकि आज जिस खड़ी बोली हिंदी का हम प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल परिनिष्ठित है और एक मिश्रित हिंदी है। राइट, ब्रजभाषा के साहित्यिक विकास की बात करें तो आदिकाल में पिंगल की परंपरा में उपस्थित प्राकृत पैंगलम में मिलता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है, पृथ्वीराज रासों में इसका आरंभिक रूप देखने को मिलता है, नाथ साहित्य में, खुसरो की कविताओं में भी मिलता है ब्रजभाषा का रूप देखने में, और सूरदास के काव्य में तो मिलता ही है। साथ में रीतिकाल में अखिल भारतीय साहित्यिक भाषा, और इसका सबसे लंबा इतिहास रहा है ब्रजभाषा का। और अवधि की बात करें तो जो राउलबेल रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, उसमें इसका आरंभिक रूप देखने को मिलता था। राइट, और फिर दोबारा से सूफियों के बाद इसका हमें प्रचलन देखने को मिला सूफी काव्य धारा में, राम काव्य धारा में, हिंदू प्रेमाख्यानकार जो रचनाकार हुए उनमें, अभी भी कुछ कवि अवधि में रचनाएं लिखते हैं जैसे बलभद्र प्रसाद दीक्षित हैं। तो इस तरह से हैं आज के समय में भी कुछ कवि जो अवधि में भी लिखते हैं। तो बस ये विशेषता है इनकी, और यही डिफरेंस भी है। उच्चारण की प्रवृत्ति के आधार पर बात करें तो जो खड़ी बोली है वह अकारांतता है। उच्चारण की प्रवृत्ति के आधार पर जैसे हम कहते हैं ना कि चला, गया, खाया, पिया, और ब्रजभाषा की जो प्रवृत्ति है वह ओकारांतता वाली है जैसे चलो, गयो, और अवधि की उकारांतता वाली है जैसे चल, कहतु, ऊ आकार बहुला बोली। राइट, और इसमें उच्चारण की दृष्टि से बात करें इन तीनों में तो ए ओ का उच्चारण कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे देखिए खड़ी बोली में ए ओ की तरह यूज में लाया जाता है, जैसे औरत को औरत भी लिख देते हैं या बोल देते हैं, और इसमें सामान्य रूप से ही रहता है ब्रजभाषा में, और जैसे आबो, जाबो। राइट, और संध्या अक्षरों के रूप में अवधि में इसका प्रयोग होता है जैसे चौड़ा, आबई, जाबई इत्यादि।
और प्रारंभिक स्वर की बात करें तो खड़ी बोली में हमें लुप्त होते हुए दिखते हैं कुछ स्वर, जैसे इकट्ठा। तो देखिए कट्ठा, सियाना को सयाना भी लिख देते हैं, और इसमें सामान्य रूप से ही रहता है ब्रजभाषा और अवधि में। और ध्वनियों का परिवर्तन भी इस तरह से होता है, जैसे देखिए खड़ी बोली में मानस मानस, बालक बालक, चपरासी चपरासी, शमशीर शमशीर, और इनमें र का ड, न का न, इस तरह से देखिए परे का पड़े, वाण का बाण, और इसमें भी न और न ध्वनि रहती है अवधि में भी। सड़क को सरक, ऋषि को ऋषि, विश्व को विश्व। तो ये डिफरेंस है। अल्पप्राण महाप्राण में भी इसी तरह से जैसे खड़ी बोली में धोखा तो दोखा भी लिख देते हैं, झूठ झूठ भी चल पड़ता है, राइट। इस तरह से मतलब हम लिख देते हैं और बोलते भी हैं। और इसमें अल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति है, इसमें भी, यानी कि खड़ी बोली में भी ब्रज भाषा में भी, जैसे मुझ को मुझ भी लिखा जाता है, और इसमें भी सेम इसी तरह से। तो ये एक तरह से यहाँ पर डिफरेंसेस भी हैं इन तीनों बोलियों में, और सिमिलरिटीज भी है, राइट। तो यहाँ पर इस चार्ट में ये बताया गया है कि इनका भौगोलिक विस्तारित केंद्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे बोली जाती है, साहित्यिक विकास कैसे हुआ, उच्चारण की प्रवृत्ति कैसी है, और ध्वनियों का परिवर्तन इनमें किस तरह से होता है। आगे भी यहाँ पर व्याकरणिक आधार पर ये डिफरेंसेस बताए गए हैं। देखिए जैसे संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, और हमने पहले भी देखा है, राइट। संज्ञा के आधार पर खड़ी बोली में आकारांत प्रयोग होता है, और इसमें ब्रज भाषा में संज्ञा का एक ही रूप प्रयोग होता है, और यहाँ पर जो अवधि है उसमें संज्ञा के 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे लरिका का लरिकवा भी कहते हैं, वो लरिकौना भी कहते हैं, और नदी को जैसे नदी, नदी या नदीवा भी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर अवधि में 3 रूप देखने को मिलते हैं। और सर्वनाम की बात करें तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और अनिश्चयवाचक में एक वचन बहुवचन में इस तरह की तीनों में स्थिति रहती है। जैसे देखिए यदि खड़ी बोली में अपने लिए कुछ कहना हो, जैसे मैं, मुझ, मैं, राइट, तो इसमें ब्रज भाषा में मैं, हो, मोही, मेरो कहेंगे, और अवधि में कहेंगे मैं, मह, मो। और हमारे लिए कहना हो तो खड़ी बोली में कहेंगे म्हारा या हमारा, और ब्रज भाषा में कहेंगे हम, हमन, हमारो, और इसी तरह से अवधि में कहेंगे हम ही, हमार। तो ये डिफरेंसेस है, राइट, चाहे वो उत्तम पुरुष में हो, मध्यम पुरुष में हो, चाहे अन्य पुरुषों में। तो इस तरह से यहाँ पर ये डिफरेंसेस है। उसी तरह से लिंग व्यवस्था में भी डिफरेंसेस है। जैसे खड़ी बोली में हम शेर का शेरनी, माली का मालन, जाट का जाटनी इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर ब्रज भाषा में ई प्रत्यय रहता है, और इया तथा आइन ज्यादातर, जैसे कि देखिए ललाइन, देवरानी, अखियां, और नपुंसक लिंग का भी यहाँ पर कभी कभी प्रयोग होता है, जैसे सोना का सोनो, राइट, किसमें, ब्रज भाषा में। ये खड़ी बोली का उदाहरण है, ये ब्रज भाषा का, और ये अवधि का। और अवधि में इया पर सर्ग लगता है, जैसे बेटी को बिटिया, राइट, इनी, अनी, नी पर सर्ग भी रहता है, बकरी, बाघिनी, साधिनी, महारानी, चोरनी, इस तरह से। और वचन व्यवस्था में भी फिर यही होता है। जैसे हम तो खड़ी बोली में रोटी का रोटियां, किताब का किताबें, तो यहाँ पर किताबें किताबन ब्रज भाषा में, रोटी का रोटिन हो जाता है, और अवधि में लरिका का लरिकन, राइट। तो इस तरह से ये चेंजेस होते रहते हैं, बात का बातें, ए पर अत्यय भी लगता है यहाँ पर। और उसी तरह से वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इसमें भी यही डिफरेंसेस रहते हैं। कहीं पर या रूप की प्रवृत्ति रहती है, कहीं पर ओ की, और इसमें स रूप की प्रवृत्ति रहती है ज्यादा। अवधि में स की, और इसमें भूतकाल की बात करें चाहे वर्तमान की करें, तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंसेस बताए हैं, राइट। वर्तमान खड़ी बोली में ऊ रूप की प्रधानता रहती है क्रिया व्यवस्था के आधार पर, और ब्रज भाषा में त रूप की, और इसमें भी त रूप की, जैसे उठत, जात, करत, बैठत, है ना। और भूतकाल में या रूप की रहती है, चल्या, गया, करया, हम इस तरह से शब्दों का यूज करते हैं। लेकिन इसमें कियो, उठो, किनी, दीनी, लीनी, और आवा, जावा इसमें अवधि में। तो बस यही डिफरेंसेस है, इनको आप एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से विभक्ति पर सर्ग जैसे विभक्ति कारक चिन्ह होते हैं, उनका भी इन तीनों में इस तरह से प्रयोग किया जाता है। का, के, की, रा, रे, री, का, के, की, कभी कभी केर, केरा भी इसका बन जाता है ब्रज भाषा में, और यहाँ पर अवधि में केर, केरा, केरे अत्यधिक इस तरह से बन जाता है का, के, की का।
और विशेषण व्यवस्था की बात करें तो इसमें अविकारी बने रहते हैं ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्द। और जैसे मोटी लड़की को मोटी लड़कियां भी हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर ब्रज भाषा में कालो छोरो, काली छोरी, है ना, काले छोरे, इस तरह से उच्चारण किया जाता है और लिखा भी जाता है। और अवधी में छोट लड़कवा, छोट बिटिया। तो बस यही डिफरेंसेस रहता है। अब मैं आपको एक कविता का उदाहरण पढ़ के बताती हूँ इन तीनों भाषाओं में, खड़ी बोली का भी और इसमें अवधी में भी और ब्रज भाषा में भी, राइट। तो आप यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा इन तीनों में, खड़ी बोली और ब्रज भाषा और अवधी का। जाहिर सी बात है आप सभी भी अच्छे से जानते हैं और हमने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी जैसे अविनाश मिश्र की एक कविता है, खड़ी बोली का उदाहरण दे रही हूं मैं सबसे पहले, राइट, कि मेरे पास अवधी नहीं है, मेरे पास भोजपुरी नहीं है, मेरे पास मैथिली नहीं है, मेरे पास मगही नहीं है, मेरे पास अंगिका नहीं है, पर मेरे पास कोई बोली नहीं है, राइट। मैं जब बोलता हूं तो कहीं का नहीं लगता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी बोलियां केवल समझता हूं, बोल नहीं पाता हूं। तो ये तो मैंने खड़ी बोली का उदाहरण दिया, और जिस वे में मैं आपसे बात कर रही हूं अभी, तो खड़ी बोली का ही उदाहरण है। हम खड़ी बोली हिंदी में ही बातचीत कर रहे हैं ना, है ना, समझ रहे हैं शब्दों को, इसकी भाषा को, या इसकी हिंदी भाषा के साहित्यिक विकास को खड़ी बोली में ही समझ रहे हैं। और अगर मैं ब्रज भाषा का उदाहरण हम समझना चाहें, यहाँ पर जो भी ये डिफरेंसेस देखा अभी हमने, जितना भी, चाहे वो व्याकरण के आधार पर हो या व्याकरण के जितनी भी पद संरचना के आधार पर हो, तो उसी का एक एक उदाहरण मैं ऐसे बता रही हूं आपको। तो देखिए, हम सूरदास का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रज भाषा का। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पाछे, मधुवन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, में बालक बहियन को छोटो, छींको की ही विधि पायो। तो ये इस तरह से ब्रज भाषा का उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है ब्रज भाषा को। और अवधि की बात करूं तो अवधि में जैसे तुलसीदास का यहाँ पर उदाहरण ले लीजिए कि मैं के ही कहो विपत्ति अति भारी, श्री रघुबीर धीर हितकारी, मम हृदय भवन प्रभु तूरा, तहम बसे आई आबू चोरा, अति कठिन करहि बज जोरा, बानहि नहीं विनय निडोरा, तम मोह लोभ अहंकार, मद क्रोध बोध रिपुमार, अति करहि उपद्रव नाथा, मद रही मोही जानी अनाथा। तो बस ये अवधि का उदाहरण बताया मैंने आपको, तो आप समझ गए। बस यही डिफरेंसेस है इनमें, यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से यही बताना चाहता है राइटर। और हम जो पाठक हैं, श्रोता है, हम भी समझ गए अच्छे से कि क्या डिफरेंसेस हैं। और बाकी आगे जो आदिकाल होगा उसमें हम अपभ्रंश की रचनाओं के उदाहरण भी अच्छे से देखते हैं, और हमने देखे भी हैं पहले, ठीक है, चाहे वो अपभ्रंश के हों, चाहे वो ब्रज भाषा के हों, अवधि के हों, खड़ी बोली के हों आधुनिक काल के अंतर्गत। तो बस इनमें डिफरेंसेस हमें अच्छे से पता है, लेकिन एक बारीकी के तौर पर इसको देखना जरूरी था, सो हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे यहाँ पर हिंदी के भाषिक स्वरूप के बारे में। हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था क्या है, और जिसको ध्वनि व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं अब इसको, हिंदी भाषा की स्वनिम व्यवस्था को। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड नहीं हो सकते, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे कि अ, क, ख, च, य इत्यादि। और वो भी कैसे हैं, अर्ध हैं, मतलब इनके नीचे हलंत लगा हुआ है, हलंत का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये तो स्वतंत्र ध्वनियां हैं, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, खंड नहीं हो सकते, राइट, मूल ध्वनियां हैं ये। और कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है, जिनमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन बताए हैं इन्होंने। और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने हिंदी भाषा में 11 स्वरों सहित 52 वर्ग माने हैं। अब देखिए, पहले भी मैंने आपको एक क्लास व्याकरण की दी थी, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया था आपको कि जो हमारी वर्णमाला रहती है अ से लेकर ज्ञ तक, राइट, स्वर व्यंजनों का जो मिक्स रूप रहता है वहां पर, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं ना। तो उसमें क्या देखा हमने, उसमें देखा हमने कि कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, कौन कौन से अतंस्त व्यंजन होते हैं और ऊष्म व्यंजन होते हैं,
राइट। तो देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो क से लेकर म तक 5 वर्ग होते हैं ना, तो वही पांचों वर्गों में 5 जो अक्षर रहते हैं क ख ग घ य, ये क्या है, ये पांचों के पांचों मतलब 25 जो व्यंजन है उन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। और अंतस्थ व्यंजन भी 4 रहते हैं, राइट। कौन कौन से, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म व्यंजन स श स ह, 4 ऊष्म व्यंजन रहते हैं। और इस तरह से कुल 33 व्यंजन बन जाते हैं हिंदी में मूल रूप से। लेकिन अगर इसकी विकास प्रक्रिया की बात करें तो इसमें 8 और व्यंजन भी हिंदी में स्वीकृत किए गए हैं। कौन कौन से, जैसे देखिए मराठी से ल ध्वनि ली गई है, फारसी से क ख ग ज और फ, इनको इस तरह से पढ़ा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके नीचे जो बिंदी सी लगी रहती है उसको नुक्ता कहते हैं। और ये फारसी से लिए गए हैं ये 5 अक्षर नुक्ते के साथ, राइट। तो इसको हम क नहीं पढ़ेंगे, ख नहीं पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, क ख ग ज और फ, इस तरह से पढ़ा जाता है इनको। और अपभ्रंश से ड और ढ लिया है। इस तरह से इन 41 व्यंजनों के अलावा हिंदी में 4 और संयुक्त व्यंजन स्वीकृत किए गए हैं। कौन कौन से, क्ष त्र ज्ञ और श। और व्यंजनों की संख्या हो जाती है 45, स्वरों की 11, 2 अयोगवाह भी लिए गए हैं। अयोगवाह कौन से, अंग और आहा, राइट। तो इस तरह से इन ध्वनियों को जोड़ने से हिंदी भाषा में कुल ध्वनियां बन जाती हैं 58। तो बस आपने ये याद रखना है। अब देखिए यहां पर स्वर वर्ण, जिन वर्णों या ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। मूल स्वर, जिन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर के होती है वे मूल स्वर कहलाते हैं और इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, राइट। जो ह्रस्व स्वर है ना वही मूल स्वर है। अब कौन है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 मूल स्वर हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में। आपने याद रखना है क्योंकि प्रश्न देखिए यहीं से बनते हैं। अभी हम ऑब्जेक्टिव वे में नहीं पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव वे में समझ रहे हैं, राइट। तो प्रश्न यहीं से बनते हैं, बीच से। आपके सामने विकल्प दिए जाएंगे, उनमें दिया जाएगा कि पहचानिए कि किस विकल्प में मूल स्वर हैं। तो आपको याद रखना है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है 4। कौन कौन से, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब संधि स्वर देखिए कौन कौन से हैं। मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वरों को संधि स्वर कहा जाता है। अब ये तो थे अ, ई, उ, इनमें तो कोई और स्वर जुड़ा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल स्वतंत्र है, इसीलिए मूल है। लेकिन इनको अगर हम इन्हीं से ऐड करेंगे तो क्या बनेंगे, आ बनेगा, ई बनेगा, ए ओ औ बनेगा, राइट। इस तरह से, तो इस तरह से संधि करके ये बनने वाले स्वर हैं। किसके साथ, मूल स्वरों के साथ संधि करके, तो इसीलिए इनको संधि स्वर कहा जाता है। और संधि स्वर भी 2 भेद होते हैं इसके, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब देखिए यहां पर अ प्लस अ करके ही आ बना, राइट। ई प्लस ई करके बड़ा ई बना, ऊ प्लस ऊ करके बड़ा ऊ बना। तो इस तरह से यानी कि मूल स्वरों के साथ इनकी संधि की गई, मूल स्वरों की ही, तब क्या बने, तब बने ये संधि स्वर, या इनको दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वरों के साथ इनकी संधि की गई। और 2 अलग अलग स्वर के मिलने से बनने वाला स्वर संयुक्त स्वर भी कहलाता है। जैसे कि यहां पर तो हमने सेम स्वरों को मिलाया, राइट। लेकिन यहां पर क्या बोला है, अलग अलग स्वर को मिलाने से बढ़ने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि अ प्लस ई मिला दिया तो ए बना, अ प्लस ए मिला दिया तो ए बना, अ प्लस छोटा ऊ मिला दिया तो ओ बना, और आ प्लस ओ मिला दिया तो औ बना। तो इसी तरह से तो देखिए वर्ण आपस में मिलते हैं, राइट। अक्षर बनते हैं, अक्षर मिलते हैं, मतलब ध्वनियां मिलती हैं। पहले तो ध्वनियों की संधि होती है, फिर अक्षर बनता है, फिर अक्षरों की संधि होती है तो फिर शब्द बनते हैं, फिर शब्दों की संधियां होती है तो फिर वाक्य बनते हैं। बस वाक्यों का, शब्दों का खेल है सारा का सारा, जो भी हिंदी ग्रामर में है, व्याकरण में। तो मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाया है कि किस तरह से ये जुड़ते हैं, राइट। और जाति के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं, सवर्ण स्वर और असवर्ण स्वर।
देखिए, एक ही स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न स्वर स्वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिनको सजातीय स्वर भी कहते हैं। मतलब अ माइनस आ, ई माइनस ई, ऊ माइनस ऊ, एक ही जात के हैं ना, इसीलिए इनको सजातीय स्वर भी कहते हैं। क्योंकि इनकी अगर संधि भी करें या इनको हम माइनस भी करें, राइट, इसका लोप भी करें, तो ये एक ही जाति के साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बोला है जो जाति के आधार पर स्वरों के भेद हैं कि अस्वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान नहीं होते, अस्वर कहलाते हैं, असवर्ण स्वर। जैसे कि अ माइनस ई, मतलब डिफरेंट स्वरों के साथ इनका लोप हो रहा है, तो बस इसीलिए ये विजातीय स्वर हो गए। क्योंकि इनकी जात यहाँ पर मिक्स नहीं हो रही है ना, बैठ नहीं रही है, सही संगत नहीं बैठ रही है, इसीलिए ये विजातीय हो गए। क्योंकि डिफरेंट स्वरों के साथ हो रहा है और यहाँ पर सेम के साथ हो रहा है, इसलिए ये सजातीय हो गए। तो बस यही डिफरेंस आपने याद रखना है। आगे देखिए, उच्चारण के कालमान यानी कि मात्रा के अनुसार स्वरों के भेद। लघु स्वर और गुरु स्वर, यानी कि जिनको ह्रस्व और दीर्घ स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। और गुरु स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उन्हें गुरु स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आय, ओ और औ। और सब मूल स्वर लघु स्वर होते हैं और सभी संधि स्वर गुरु स्वर होते हैं, जो हमने यहां पर समझे। राइट, मूल स्वर कौन कौन से समझे हमने? अ, छोटी ई, उ और री, ये क्या है? ये लघु स्वर भी कहलाते हैं और मूल स्वर भी कहलाते हैं, चार। और जो संधि स्वर हैं आ, ई, ए, आय, ओ और औ, ये संधि स्वर भी कहलाते हैं क्योंकि मूल स्वरों से ही मिलकर बने होते हैं और इनको गुरु स्वर भी कहा जाता है। तो बस यही डिफरेंस आपने याद रखना है। अब देखेंगे व्यंजन वर्णों को। व्यंजन वर्ण वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ती है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। राइट, तो चलिए समझते हैं इसको भी। ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागिंद्रिय की क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं और आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ का ज्यादा इस्तेमाल रहता है और इन व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 5 वर्गों में बांटा जाता है, 5 वर्गों की संख्या में, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये स्पर्श व्यंजन हो गए। अभी तो बताया ना मैंने 25 स्पर्श व्यंजन है। राइट, 25 स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर म तक, क ख ग घ, राइट, च छ ज झ, ये सारे क से लेकर म तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है और ये आभ्यंतर प्रयत्न का ही भेद है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती भाग में होता है और इन व्यंजनों में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है और ये भी संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। राइट, तो जो य, र, ल, व है यही अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और इनमें भी य और व में यह प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है और इसी विशेष योग्यता के कारण य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो आपने याद रखना है। राइट, यही से प्रश्न बनते कि अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, कौन से वर्णमाला के आपको दिए होंगे कोई भी वर्ग के उठाकर वर्ण और आपको विकल्प के तौर पर पहचानना होगा कि यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से। तो बस ये बारीकी हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, हम शिक्षा ग्रहण करने जब भी स्कूल जाते हैं ना, तो पहले दिन हम वर्णमाला को ही सीखते हैं और अगर आपने बचपन में अच्छे से वर्णमाला सीखी है तभी आपने आगे को इतना कुछ सीखा ना, वर्णमाला का ज्ञान हुआ तभी तो हमने सीखा। तो बस उसको कभी नहीं भूल पाएंगे, फिर वो हमेशा के लिए हमारे मन मस्तिष्क में कंठस्थ हो जाता है। और तीसरा जो भेद रहता है आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का, वह रहता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में विशेष रूप से श्वास का घर्षण होता है। वस्तुतः जीभ तथा होंठों के निकट आने के कारण ही उच्चारण में वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है
और इसी से ये संघर्ष या घर्षण उत्पन्न होता है और ये भी संख्या में 4 है। श, श, स, ह, राइट। और यही श, स, स, ह संघर्ष व्यंजन भी कहलाते हैं और आपके ऊष्म व्यंजन भी कहलाते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के ये भी भेद माने गए हैं। देखिए, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? य और व अर्ध स्वर हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक ध्वनि है। और लुंठित और प्रकंपित कौन सा व्यंजन कहलाता है? र व्यंजन, राइट। और अनुनासिक कौन कौन से हैं? अंग, य, ण, न और म, ये अनुनासिक कहलाते हैं, ये 5। तो बस आपके सामने यदि विकल्प होगा, विकल्पों में पहचानना होगा कि कौन सा व्यंजन है, कौन सा अनुनासिक है, कौन सा पार्श्विक है, कौन सा लुंठित है या प्रकंपित है, कौन सा अर्धस्वर है। तो आपको ये पहचान होना बहुत जरूरी है। तो ये तो देखिए हमने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। अब देखेंगे हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर। ये थे आभ्यंतर यानी कि अंदरूनी प्रयत्न के आधार पर। चलिए देखिए, बाह्य प्रयत्न के आधार पर ध्वनि उत्पन्न होने की अंत की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 4 भेद होते हैं। घोष, जिनको सघोष भी कहा जाता है, और अघोष। अब देखिए यहाँ पर कि सघोष कौन से होते हैं। वर्ण के उच्चारण में स्वरतंत्री के अधिक कंपन के कारण आवाज भारी हो जाती है और व्यंजन माला में अंतिम 3 वर्ण और साथ में य, र, ल, व, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श, ये सभी क्या हैं? घोष वर्ण हैं, राइट। हर एक वर्ग के 3 अंतिम वर्ण और साथ में य, र, ल, व, ह, क्ष, त्र, ज्ञ और श। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है ना, ये जो 3 हैं अंतिम यानी कि क वर्ग के ये 3 अंतिम, ग, घ और अंग, तो ये क्या हैं? घोष हैं, राइट। ये और साथ में क्या बोला इन्होंने? य, र, ल, व और ये क्ष, त्र, श, ये हैं घोष, और या इनको सघोष के नाम से भी जाना जाता है। और अघोष वर्ण कौन से हैं? जो उच्चारण में कम कंपन पैदा करते हैं लेकिन आवाज अधिक भारी भी नहीं होती। इसके उच्चारण में केवल श्वास का ही प्रयोग होता है और प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण यानी कि कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, यही प्रत्येक ये वर्ग हुआ ना, और इसी के यही पहला और दूसरा, बस पहले और दूसरे, पहले और दूसरे। तो ये क्या हैं? ये हैं अघोष वर्ण। लेकिन इनके साथ में कौन कौन से? श, स और स, ये भी जुड़ेंगे। तो ये सारे क्या होंगे फिर? ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। देखिए हमारे पास सामने वर्णमाला का चार्ट होगा ना, तो उसी में हमको ये पहचान करना आनी चाहिए कि कौन कौन से सघोष हैं, कौन कौन से अघोष हैं, कौन से महाप्राण हैं, कौन से अल्पप्राण हैं, है ना, कौन सी ध्वनियाँ, और कौन से आपके सामने लुंठित है, अनुनासिक है, पार्श्विक है, अर्धस्वर हैं, और कौन से मूल स्वर हैं, कौन से संधि स्वर हैं। तो बस उसी वर्णमाला का खेल है सारा, उसी में ये पहचान हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है कि महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में ज्यादा ऊर्जा, श्वास और वायु खर्च होती है और स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो क्या बोला है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ, ये दूसरा और चौथा, ये क्या है? महाप्राण व्यंजन है। और साथ में ऊष्म वर्ण भी बोला है। ऊष्म कौन से हुए? श, श, स, ह। तो ये क्या है? ये महाप्राण है। तो बस आपको यही पता करना जरूरी है, यही पता रखना जरूरी है, जानना समझना, कि जैसे मैंने अभी भी कहा कि जो वर्णमाला होगी उसमें आपको पहचानना होगा अच्छे से कि कौन कौन से आपकी स्पर्श व्यंजन है, कौन से अधस्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अर्धस्वर कौन से हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, लुंठित प्रकंपित कौन से हैं, अनुनासिक कौन से हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण जो होते हैं ग, न, 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 म, ये अनुनासिक कहलाते हैं। और उसी वर्णमाला में आपको
ये पहचान भी करना होगी कि अघोष कौन से हैं, सघोष कौन से हैं, अल्पप्राण महाप्राण कौन से हैं। तो बस आपके सामने चार्ट भी है अच्छे से और समझा भी दिया। बाकी आप एक बार खुद से भी देख लीजिएगा इसको पॉज करके। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर इस तरह से और बाह्य प्रयत्न के आधार पर इस तरह से वर्णमाला को हम बांट सकते हैं समझने के लिए। राइट, बहुत अच्छे से दिया गया है यहाँ पर। चलिए, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण देखते हैं। अब जैसे आते हैं ना आपके पास इस तरह के प्रश्न बनके कि निम्न विकल्प में से पहचानिए कि कौन से विकल्प में कंठ्य ध्वनियाँ हैं या तालव्य ध्वनियाँ हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, दंत्य ध्वनियाँ हैं, ओष्ठ्य हैं। तो ये पता होना भी हमें जरूरी है और ये पता भी हमें उसी वर्णमाला से चलता है जो चार्ट बना रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ उच्चारण स्थान है, एक तरफ वर्ण है। और वर्ण कौन होते हैं? जो स्वर और व्यंजन होते हैं। राइट, क्योंकि वर्णमाला में स्वर भी रहते हैं, व्यंजन भी रहते हैं और इन्हीं के मेल को हम वर्ण कहते हैं। अ से लेकर ज्ञ तक सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। चलिए अब देखिए उच्चारण काकू से काकल्या। कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं? अ, आ और विसर्ग ये स्वर हैं जो कंठ से निकलते हैं। राइट, इसीलिए ये कंठ्य स्वर कहलाते हैं। और जो कंठ्य व्यंजन हैं, कंठ से उच्चारित ध्वनियाँ हैं, वे हैं क, ख, ख, नुक्ते के साथ भी है साथ में, ठीक है, ग, घ, य और ह। तो इन अक्षरों की पहचान होना बहुत जरूरी है। ये हमारे कंठ्य व्यंजन हैं। स्वर और व्यंजनों को यहाँ पर बताया गया है जो कंठ से उच्चारित होते हैं। तालु से उच्चारित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालु से उच्चारित ध्वनियाँ तालव्य कहलाती हैं। छोटी ई, बड़ी ई और साथ में च, छ, ज और ज, झ, य और श, ये तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं। मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ मूर्धन्य कहलाती हैं और री स्वर में आता है और ट, ठ, ड, ढ, ढ, ढ और न तथा र और श, ये व्यंजन जो हैं मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं या ध्वनियाँ हैं जिनको कि मूर्धन्य भी कहा जाता है। दंत से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ दंत्य कहलाती हैं और त, थ, द, ध, न, ल और स, ये दंत्य ध्वनियाँ हैं, दंत्य व्यंजन हैं। और ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ओष्ठ्य कहलाती हैं। छोटा हु, बड़ा हु तथा प, फ, ब, भ, म, ये क्या हैं? ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्थान रहता है ओष्ठ्य। और नासिका से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक कहलाती हैं, जो अनुस्वार लगते हैं, जैसे अंग की बिंदी जिसको कहा जाता है। राइट, अक्षरों के ऊपर जो लगती है उसको अनुस्वार, और साथ में इस तरह से अंग, य, ण, न और म, ये क्या है? हमारी नासिका से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं जिसको अनुनासिक कहते हैं। कंठ और तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को कंठ तालव्य कहते हैं या कंठ तालव्य इनका उच्चारण स्थान रहता है। और कंठ तालव्य ध्वनियाँ हैं ए और आय। पूछा जाता है ये भी प्रश्न कि निम्न में से किस विकल्प में कंठ तालव्य ध्वनियाँ हैं। और कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ कंठोष्ठ्य कहलाती हैं। औ, ओ और औ, राइट, ये क्या हैं? ये तीनों कंठोष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। और दंतोष्ठ्य से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ दंतोष्ठ्य कहलाती हैं। और एकमात्र देखिए, एकमात्र वर्ण, एकमात्र व्यंजन है वह जो दंतोष्ठ्य से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है, तो आपने याद रखना है। और दंत मूल से उच्चारित होने वाली कौन सी है? वर्से कहलाती हैं। न, स, र और ल, ये चार अक्षर दंत मूल से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं जिनको वत्सर्य भी कहा जाता है। हालांकि मूलतः ये अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, किंतु सामान्यतः इन्हें स्वर में ही गिन लिया जाता है। राइट, और संयुक्त व्यंजन भी रहते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये मूल व्यंजन नहीं है जो वर्णमाला में हम पढ़ते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये मूल व्यंजन नहीं है, बल्कि इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से ही होती है और इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे
हलंत क और श को मिलाने से क्ष बनता है, हलंत त और र को मिलाने से त्र बनता है, और हलंत ज और य को मिलाने से ज्ञ बनता है, तथा हलंत श और र को मिलाने से श्र बनता है। अब मैं हलंत क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हलंत का अर्थ होता है आधी, आधा, राइट। ये मूल रहते हैं ये, और इसी हलंत श और श को मिलाने से पूरा श बनता है फिर स्वतंत्र, जिसमें हलंत नहीं रहता। लेकिन आपने याद रखनी जो वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा ना वर्णमाला में कि अतंस्त व्यंजन कौन है, स्पर्श व्यंजन कौन है, ऊष्म व्यंजन कौन है, अर्ध स्वर पार्श्विक, तो उसी तरह से संयुक्त व्यंजन कौन है ये भी आपने याद रखना है। तो ये हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और फिर इसी तरह से जैसे हमने महाप्राण व्यंजन देखे, उसी तरह से अल्पप्राण व्यंजन भी रहते हैं जिनके उच्चारण में कम ऊर्जा, श्वास और वायु खर्च होती हैं, तो वे अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें देखिए प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्पप्राण रहते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं अच्छे से। और स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जो अंतस्थ व्यंजन है ना वही अल्पप्राण है, य, र, ल, ब, और जो ऊष्म व्यंजन है वो महाप्राण है, श, श, स, ह। तो बस यही पहचान रखनी है आपने। बाकी द्विगुण व्यंजन की भी पहचान रखनी है कि ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर दो नए व्यंजन ड और ढ बनाए जाते हैं, जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं, राइट। ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर ड और ढ बनाया जाता है, जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन द्विगुण व्यंजन है, और तो ड और ढ द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। अब अयोगवाह ध्वनियाँ, इनकी पहचान भी जरूरी है। कौन सी होती हैं? ये वे ध्वनियाँ होती हैं जो न स्वर होती हैं और न ही व्यंजन होती हैं। ये स्वर इसीलिए नहीं है क्योंकि इनकी स्वतंत्र गति नहीं होती, और व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये स्वरों के बाद आती हैं, उनसे पहले नहीं आती। और ऐसी तीन ध्वनियाँ हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, और ये अयोगवाह ध्वनियाँ कहलाती हैं। अनुस्वार जो किसी अक्षर के ऊपर बिंदी लगती है, अनुनासिक जो अर्धचंद्र की तरह बिंदी लगती है, राइट, इस तरह से अर्धचंद्र की तरह, और विसर्ग जो दो बिंदियां लगती हैं, जैसे अ को लगती है तो अह बनता है, अह पढ़ते हैं। तो बस इसी तरह से तो ये तीनों की तीनों क्या है? अयोगवाह ध्वनियां हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए अनुस्वार। अनुस्वार एक नासिकीय ध्वनि है। अनुस्वार का अर्थ है अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला, और ये नासिकीय ध्वनियां स्वर के उच्चारण के बाद आती हैं, जैसे गंगा। अनुस्वार के रूप में वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ में नियम यह है कि अनुस्वार अपने से बाद आने वाले व्यंजन के वर्ग का ही पांचवा व्यंजन होगा। तो बस आप देख भी रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए हर अक्षर के ऊपर बिंदी लगी है, ठीक है, गंगा, गंदा, खंभा, गंजा। तो ये जो बीच में भी लगे हैं इसको हम हटा के इसके रूप में बिंदी का यूज कर लेते हैं। जैसे म को हटा के इस तरह का अनुस्वार लगा दिया तो उसका अर्थ भी वही हो जाता है, और अंग का, न का भी इस तरह से। अनुनासिक वह नासिकीय ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है, और इसके संकेत के रूप में अ, आ के साथ चंद्र बिंदु लगता है, बस जैसे कि यहाँ पे बांस, जोंक इत्यादि देखिए। और विसर्ग कौन सी? विसर्ग वह ध्वनि जो कुछ तत्सम शब्दों में स्वर के बाद ह के रूप में उच्चारित होती है, जैसे दुख, छ, प्रायः, अतः, है ना। दो बिंदी लगी तभी तो इसको अतः पढ़ेंगे हम। ह के तौर पर इन विसर्गों का क्या होता है? ध्वनि निकलती है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की गणना एक ध्वनि के रूप में ही की जाती है। इस प्रकार अयोगवाह ध्वनियां दो ही बजती हैं। अब आप समझे, देखिए अयोगवाह ध्वनियां दो ही बजती हैं। कौन कौन सी? अंग और आहा। अंग और आहा ये दो ही अयोगवाह ध्वनियां बजती हैं। क्यों? क्योंकि वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की गणना तो एक ध्वनि के रूप में ही की जाती है, अनुस्वार और अनुनासिक की जो, तो इसीलिए आपने याद रखना है।